तो आज हम यूनिट 4 EIM की स्टार्ट करने वाले हैं। इस यूनिट का नाम है आपका इम्पीडेंस ब्रिज क्यू मीटर्स। इसमें हम कुछ ब्रिजेस पढ़ेंगे और क्यू मीटर पढ़ेंगे, और एक ब्रिज है आपका RLC ब्रिज, वो स्पेशल ब्रिज है, वो पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो जो ब्रिज होते हैं ये जस्ट एक मेजरमेंट टेक्निक होती है कि जो इम्पीडेंस या रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं। यू नो वेरी वेल व्हाट इज रेजिस्टेंस, व्हाट इज रेजिस्टेंस एंड व्हाट इज योर इम्पीडेंस। ठीक है ना। तो अगर वो डीसी कंपोनेंट होता है, जैसे रेजिस्टेंस डीसी कंपोनेंट होता है, और जो इम्पीडेंस होता है वो एसी कंपोनेंट होता है। ठीक है ना। तो प्रतिबाधा इसको हिंदी में बोलते हैं, प्रतिबाधा। और रेजिस्टेंस होता है प्रतिरोध। तो ये इम्पीडेंस मींस प्रतिरोध, ये सॉरी प्रतिबाधा, ब्रिज और क्यू मीटर्स, ये आपकी यूनिट का नाम हुआ। इसमें हम पढ़ेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज, जो कि एक डीसी ब्रिज है। इसके साथ साथ हम सिलेबस में ना होते हुए भी केल्विन ब्रिज है, इसका थोड़ा एडवांस है, वो पढ़ेंगे, आपको उसका ओवरव्यू देंगे। फिर हम कुछ एसी ब्रिज पढ़ेंगे, जैसे कि मैक्सवेल इंडक्शन ब्रिज, हेज ब्रिज, डिशोटी ब्रिज, शेयरिंग ब्रिज एंड एंडरसन ब्रिज। ये कुछ डीसी ब्रिज, एसी ब्रिज है जो आपके सिलेबस में है। इसके अलावा भी एक दो ब्रिज हम वो पढ़ाएंगे आपको, जस्ट फॉर द नॉलेज, वो आप थोड़ा बहुत उसके बारे में जानते भी होंगे। नाउ देन आफ्टर दैट वी विल स्टडी ब्लॉक डायग्राम एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ लेबोरेटरी टाइप RLC ब्रिज, स्पेसिफिकेशन ऑफ RLC ब्रिज। RLC ब्रिज को RLC मीटर भी बोलते हैं। तो ये आपके लैब में भी रखा है, तो आप इसको देख भी सकते हैं अच्छे से, और इस पर एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं कैसे इसको मेजर करते हैं। और ये आपका प्रैक्टिकल भी आपकी जो आपका लेबोरेटरी में एक एक्सपेरिमेंट भी है इस पे। इसके बाद हम पढ़ेंगे ब्लॉक डायग्राम एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ क्यूमीटर। मींस जो आपका एक क्यूमीटर होता है, तो क्यूमीटर का ब्लॉक डायग्राम, उसकी वर्किंग प्रिंसिपल, इसका भी आपका प्रैक्टिकल भी आपका साथ साथ में है, थ्योरी के साथ साथ। तो दोनों चीजें RLC ब्रिज और क्यूमीटर के साथ साथ हमारा एक्सपेरिमेंट भी क्लियर हो जाएगा। तो ये चीजें हम बात करते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे। इसका जो पहला टॉपिक है आपका ब्रिज। पहला क्या पढ़ना है, ब्रिज। ब्रिज होता क्या है? तो मैं उम्मीद ये मान के चल रहा हूँ कि थोड़ा बहुत आपको आइडिया है ब्रिज क्या होता है, क्योंकि ये मेरे ख्याल से जब आप लोग EDC पढ़ रहे होंगे तो वहां पे पढ़ा होगा आपने बीम ब्रिज, पढ़ा था नहीं पढ़ा था? यस सर। ओके। तो ब्रिज होता क्या है कि ये एक तरह से एक रिंग स्ट्रक्चर होता है, एक ब्रिज का स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि आप कहते हो ना कि स्क्वायर टाइप का। ठीक है ना, स्क्वायर या कह लीजिए, या फिर उसको कह लीजिए पैरेललोग्राम। ठीक है ना। तो पैरेललोग्राम का कुछ शेप होता है एक रिंग स्ट्रक्चर में, और उसमें क्या करते हैं कि कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जैसे रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर, ये उसमें लगे होते हैं ब्रिज की फॉर्म में। ब्रिज मीन्स पैरेललोग्राम टाइप का होता है, आपको जब आगे है उसको शेप भी दिखाएंगे आपको अभी। तो उस शेप में इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट लगे होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट लाइक रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर। इन जनरल ब्रिज फॉर्म ए लूप विद ए सेट ऑफ 4 आर्म्स ब्रांचेस। ठीक है ना। मीन्स क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि जो इसमें 4 ब्रांचेस होती हैं, 4 इसकी आर्म होती हैं, जैसे पैरेललोग्राम होता है ना, तो पैरेललोग्राम में 4 ब्रांच होती हैं, तो उसी शेप में लगा रहता है, और वो इंटरनली एक लूप फॉर्म करता है। ठीक है ना, लूप बनाता है। ईच ब्रांच में कंटेन 1 और 2 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। हर एक ब्रांच में एक या एक से अधिक, दो दो भी, किसी में एक किसी में दो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट मींस रेजिस्टेंस, कैपेसिटर या इंडक्टर लगा रहता है। तो दिस इज द ब्रिज की डेफिनेशन। ये जो आपने पढ़ा है ये ब्रिज की डेफिनेशन है। ब्रिज होता क्या है? अब टाइप ऑफ ब्रिज, बेसिकली ब्रिज 2 टाइप का होता है। एक आपका होता है एसी ब्रिज, दूसरा होता है डीसी ब्रिज। तो मैं देखता हूँ, आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि इसमें कैसे ये लगे होते हैं। ठीक है। तो ये होता क्या है कि कुछ इस तरह का होता है, जैसे ये हो गया आपका, और एक ये हो गया। ये रुक रहा क्यों नहीं साथ में, ये मिट के जा रहा है बार बार। तो तरह से कुछ बना होता है ये इस तरह से ब्रिज। जो ब्रिज की डेफिनेशन बताई थी ना मैं उसके बारे में बता रहा हूँ कि इसमें 4 कंपोनेंट्स होते हैं, मीन्स कुछ इस तरह से होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये आपका, इसमें 4 आर्म होती हैं, और ये इस शेप में होता है। ठीक है। तो ये पहली आर्म है नंबर 1, ये वाली, और ये आर्म दे दो नंबर 2, ये नंबर 2 है एक्चुअली यहाँ पे, ये नंबर 3 है, और ये नंबर 4 है। तो ये 4 आर्म इस तरह से लगी होती है आपस में,
और ये थोड़ा सा मेरा डायग्राम थोड़ा सा वैसा हो गया है क्योंकि लैपटॉप से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, पर ये आपस में एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, ठीक है ना। और होता क्या है कि ये जो मैं एक यहाँ से निकाला ये आपस में और इसके साथ है ना, ये इस तरह से, इसमें क्या होता है इन दोनों के बीच में जो अपोजिट कॉर्नर्स हैं इनके दोनों के बीच में लगा होता है एक गैल्वेनोमीटर, और जो दूसरी होती है ये वाला और ये वाला पॉइंट होता है, मीन्स जो दूसरे वाले कॉर्नर्स होते हैं इनके इनमें लगा देते हैं पावर सोर्स। कोई भी, अगर वो एसी ब्रिज है तो एसी सोर्स लगेगा, अगर डीसी ब्रिज है तो डीसी सोर्स लगेगा। तो अब हम ये बात कर लेते हैं इसके बारे में कि जो आपका टाइप ऑफ ब्रिज, तो ब्रिज आपका बेसिकली दो टाइप का होता है, एक डीसी ब्रिज, एक एसी ब्रिज। डीसी ब्रिज क्या होता है उसको बताते हैं एक बार आपको। डीसी ब्रिज देख लीजिए कि डीसी ब्रिज में क्या होता है कि डीसी ब्रिज वो ब्रिज होता है जिसमें आपके दो जो डीसी कंपोनेंट्स लगे होते हैं, ठीक है ना। डीसी कंपोनेंट मींस जिसमें रजिस्टर लगा होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं हम डीसी ब्रिज। तो इफ द ब्रिज कैन बी ऑपरेटेड विद डीसी ओनली एंड देन इट इज ए डीसी ब्रिज और सिंपली कॉल्ड डीसी ब्रिज, ठीक है ना। इसे डीसी ब्रिज सर्किट भी कहते हैं या फिर डीसी ब्रिज बोल देते हैं अगर उसके अंदर सिर्फ एक डीसी पावर सप्लाई आपने लगाई है और डीसी कंपोनेंट लगाए हैं। तो डीसी ब्रिज आर यूज्ड टू मेजर द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। तो जो डीसी ब्रिज होते हैं वो काम क्या होता है, जो अननोन रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू पता करना होता है, ठीक है ना। तो द सर्किट डायग्राम ऑफ डीसी ब्रिज लुक लाइक एज शोन इन द फिगर। जो इस तरह से आप कुछ उसका डायग्राम होता है कि इसमें क्या होता है, जैसे अभी मैंने बनाया था आपकी कि एक आर्म ये हो गई ए डी, एक हो गई ए बी, एक हो गई बी सी और एक हो गई सी डी। तो इसमें 4 आर्म होती हैं और ये आर्म एक दूसरे के पैरेललोग्राम शेप में या एक क्लोज लूप फॉर्म करती हैं, ठीक है ना, पैरेललोग्राम शेप में क्लोज लूप फॉर्म करती हैं। और मैंने बताया था कि आपके जो अपोजिट आर्म्स होते हैं डी एंड बी, इसमें लगा होता है बीच में गैल्वेनोमीटर, और जो दूसरे आर्म्स होते हैं ए और सी इसके बीच में लगा देते हैं पावर सप्लाई। क्योंकि ये डीसी ब्रिज है तो इसमें डीसी पावर सप्लाई लगा देते हैं। और इसमें क्या होता है कि 3 रेजिस्टेंस पता, इसमें 4 रेजिस्टेंस लगे होते हैं जो R1 R2 और R3 ये होते हैं आपके जो नोन होते हैं, पहले से पता होता है, और जिसका हमें वैल्यू पता करना होता है, जिसकी वैल्यू मेजर करनी होती है, दैट इज R4। तो मैं इसका ये अननोन रेजिस्टेंस जो कि यहाँ पे जिसकी वैल्यू पता करनी होती है वो यहाँ लगा देते हैं, तो उसकी वैल्यू निकल आती है, दैट इज डीसी ब्रिज। The above circuit diagram has 4 arms, each consists of a resistance, जो बता चुका हूं मैं, among which 2 resistors have fixed resistance value. One resistor is a variable resistor and other one is known unknown resistance. Means ये क्या कह रहा है कि जो R1 और R2 है, 2 रजिस्टर हैं, ये क्या है, नोन है, इनकी वैल्यू नोन है, पता होती है इनकी वैल्यू कितनी है, फिक्स है, ठीक है ना। और जो R3 होता है ये वेरिएबल रजिस्टर होता है, ये क्या करता है, इसकी वैल्यू को एडजस्ट करता है, ठीक है ना। इसकी वैल्यू को मींस इसमें क्या करना होता है हमको, इस ब्रिज को बैलेंस करना होता है कि, और जो जैसे कि बताऊंगा आपको ब्रिज बैलेंस कैसे करेंगे उसको। जैसे कि आपका ये बीसी आर्म है, तो बीसी आर्म में हम क्या करेंगे, जिस रेजिस्टेंस का हमें वैल्यू पता करना होता है, जिसका मान पता करना होता है, उसको यहाँ लगा देते हैं। और हमें क्या करना पड़ता है कि इस ब्रिज में जो डी और बी के बीच में जो गैल्वेनोमीटर लगा होता है, ठीक है ना, तो इसकी हेल्प से हम पता करते हैं कि हमारा ब्रिज बैलेंस है या नहीं है। अब बैलेंस कैसे होगा, बैलेंस तब होगा जब इस वाली आर्म में डी और बी में आर्म में कोई भी करंट ना जा रहा हो, ठीक है ना। तो करंट ना जाने का पता कैसे चलेगा कि जो ये बीच में गैल्वेनोमीटर लगा है, तो ये एक तरह से एक एमीटर है, तो इसमें क्या होता है, इसकी रीडिंग 0 होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इससे अगर इसकी रीडिंग 0 है तो हमारा ब्रिज बैलेंस है। अगर हमारा ब्रिज बैलेंस है तो हम इजीली जो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेंगे। अब हमने क्या किया, जैसे हमारे बीसी रेजिस्टेंस के लगाएंगे तो क्या होता है कि जो R3 है, क्योंकि ये वेरिएबल है, तो इसकी वैल्यू को इस तरह से सेट करेंगे कि जो करंट है जो डी और बी में जा रहा है ये 0 हो जाए। तो किससे करेंगे, इस R3 वाली आर्म से। ये वेरिएबल है, वेरिएबल मींस इसको हम चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, लेकिन R1 R2 फिक्स है। तो हम क्या करेंगे कि जैसे हमने R3 R4 जो है हमारा नोन है, इसको यहाँ पे लगाएंगे, तो इसके बाद लगाने के बाद इसमें कोई रीडिंग आ जाएगी, तो इसकी रीडिंग को 0 करना है हमको। 0 कैसे करेंगे, इसकी वैल्यू को सेट करके कम या ज्यादा करके देखेंगे, भाई कम करने पे करंट बढ़ रहा है या ज्यादा करने बढ़ रहा है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा। ये करंट आपका यहाँ पे जो डीपी में जो रीडिंग होगी गैल्वेनोमीटर की वो 0 हो जाएगी, और इसमें एक तरह से हमारा ब्रिज बैलेंस हो जाएगा, ठीक है ना। और बैलेंस ब्रिज से हम इजीली अननोन रेजिस्टेंस पता कर लेंगे कुछ कंडीशंस लगा के, ठीक है ना। वो कंडीशंस कैसे लगाएंगे, क्या करना है, उसके बारे में डिटेल में हम अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ अनदर वन इज एसी ब्रिज। तो एसी ब्रिज क्या होता है, एसी ब्रिज वह ब्रिज होता है जिसमें पावर सप्लाई कौन सी लगी होती है, एसी लगी होती है, ठीक है। देखिए ये जो पावर सप्लाई है एसी है,
ठीक है ना। तो अब और क्या होता है कि साथ साथ कि इसके जो कंपोनेंट्स हैं सारे के सारे वो क्या लगे थे, रेजिस्टेंस के साथ साथ उसमें कैपेसिटर या फिर इंडक्टर भी लगा होता है, ठीक है ना। और जो ये एसी ब्रिज होते हैं, जैसे आपका डीसी ब्रिज था, डीसी ब्रिज क्या कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस की वैल्यू पता कर रहा था। लेकिन जो हमारा एसी ब्रिज होता है ये रेजिस्टेंस के साथ साथ अननोन अननोन कैपेसिटर या इंडक्टर की वैल्यू भी और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी पता करता है, ठीक है ना। मींस बाय द हेल्प ऑफ एसी ब्रिज वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये काम होता है एसी ब्रिज का। अब एसी ब्रिज में क्या होता है, इसमें भी 4 आर्म होती हैं, ठीक है। तो जैसे और इसमें एक बीच में डिटेक्टर या फिर गैल्वेनोमीटर बोल लीजिए, डिटेक्टर बोल लीजिए, तो वहां पे लगा होता है। और सेम कंडीशन में होती है। इसमें क्या होता है कि डिफरेंट टाइप के एसी ब्रिज होते हैं। किसी ब्रिज में Z1 वेरिएबल होता है, किसी में Z2 वेरिएबल होता है, किसी Z1 का कोई कंपोनेंट वेरिएबल होता है, Z3 मोस्टली वेरिएबल सब मिलेंगे आपको। पर Z2 Z3 में कभी किसी में रेजिस्टेंस कैपेसिटर लगा मिलेगा आपको, किसी में रेजिस्टेंस और कैपेसिटर इंडक्टर लगा मिला होगा। तो किसी में रेजिस्टेंस वेरिएबल होगा, किसी में इंडक्टर वेरिएबल होगा, किसी में कैपेसिटर वेरिएबल होगा, दोनों वेरिएबल होंगे। तो ये चीजें उसके वहीं पे जब हम 1 बाय 1 सारे ब्रिज पढ़ेंगे तभी जान पाएंगे कौन सी वैल्यू वेरिएबल है और किस तरह से हमें इस डिटेक्टर की वैल्यू 0 सेट करनी है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो एसी ब्रिज है इट इज जस्ट सिमिलर टू डीसी ब्रिज। द अबोव एसी ब्रिज हैज 4 आर्म्स, इसके पास 4 आर्म होती हैं। ईच आर्म कंसिस्ट ऑफ सब इंडिपेंडेंट इंपीडेंस, हर एक आर्म में कुछ ना कुछ इंपीडेंस होता है। दैट मींस ईच आर्म विल बी हैविंग द ईदर सिंगल और कॉम्बिनेशन ऑफ पैसिव एलिमेंट्स सच एज रेजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है कि या तो कैपेसिटर या इंडक्टर या तीनों या फिर कॉम्बिनेशन हर किसी का, ये सब इसमें लगे होते हैं। Among the 4 impedance, 2 impedance have the fixed value, 1 impedance is variable। जैसे अभी बताया था मैंने, इसमें क्या होता है कि जो 4 हैं इन 4 में से 2 तो होंगे फिक्स, एक होगा वेरिएबल और चौथा होगा अननोन जिसकी वैल्यू पता करनी होती है। तो दैट इज योर AC bridge. The above AC bridge can be excited with the AC voltage source by placing it in one diagonal, ठीक है ना। मीन्स वन डायगोनल में, डायगोनल क्या होता है, इसके सामने जो विकर्ण होते हैं एक तरह से आपस में, तो इसमें क्या करते हैं, जो ये वाला डायगोनल है ए और सी, इसके अक्रॉस हमने क्या किया, एसी सप्लाई दे दिया है, ठीक है ना। ये डिटेक्टर इज प्लेस्ड इन अदर डायगोनल ऑफ एसी ब्रिज, जो अदर डायगोनल होता है उसमें हम क्या करते हैं, एक डिटेक्टर प्लेस कर देते हैं। It shows some deflection as long as the bridge is unbalanced। जब ब्रिज अनबैलेंस होता है तो उसमें कुछ डिफ्लेक्शन आएगा, और जब ब्रिज बैलेंस हो जाएगा तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। और वो ब्रिज बैलेंस कैसे करेंगे हम, बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ अननोन इंपीडेंस, जो अननोन इंपीडेंस है कोई सा एक उनमें से, उसकी वैल्यू को चेंज करके। द अबोव एसी ब्रिज कैन बी एक्साइटेड विद एसी वोल्टेज वेरी द इंपीडेंस, ठीक है वही चीज है ना। देखिए अब हमने क्या पढ़ा, ब्रिज, अब थोड़ा समराइज कर देता हूँ आपको मैं, क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या क्या हमने पढ़ा है। कि अब होता क्या है कि जो आपके ब्रिज होते हैं 2 टाइप के होते हैं, एक होता है डीसी ब्रिज, एक होता है एसी ब्रिज। तो ब्रिज क्या होता है, कैसा होता है, आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि ब्रिज क्या होता है, क्या हम बार बार ब्रिज बोल रहे हैं। और वो ब्रिज आपको बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक डीसी ब्रिज, एक एसी ब्रिज। जो डीसी ब्रिज होता है वो रेजिस्टेंस को मेजर करता है, और जो एसी ब्रिज होता है वो इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस या फ्रीक्वेंसी मेजर करता है। अब जो इंपिडेंस इंडक्टेंस मेजर करते हैं वो होते हैं, वो वाले ब्रिज होते हैं, उनको बोलते हैं मैक्सवेल ब्रिज या फिर हेस ब्रिज या ओवन ब्रिज। तो हम मैक्सवेल ब्रिज और हेवीज ब्रिज पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में आपके। अनदर वन जो होते हैं कुछ, वो सिर्फ कैपेसिटेंस मेजर करते हैं। तो जो कैपेसिटेंस मेजर करते हैं वो शेयरिंग ब्रिज होते हैं, और यहाँ पे डिश छोटी ब्रिज भी है आपके सिलेबस में, वो पढ़ाऊंगा, वहां पे दिया नहीं मैंने। तो डिश छोटी ब्रिज भी है। फ्रीक्वेंसी जो मेरे करते हैं वो विन ब्रिज है, आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन थोड़ा सा बता देंगे विन ब्रिज को। तो जो ये आपके हैं मींस, और जो डीसी ब्रिज है वो होते हैं आपके व्हीटस्टोन ब्रिज और केल्विन ब्रिज और मेगाउन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज आपके सिलेबस में है, केल्विन ब्रिज नहीं है, लेकिन थोड़ा सा और भी दे देंगे आपको। और मेगाउन ब्रिज के बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये आउट ऑफ सिलेबस से ज्यादा ही होगा, ठीक है ना। तो व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। और मीन्स हम पढ़ने वाले हैं आपको व्हीटस्टोन ब्रिज, मैक्सवेल ब्रिज, हेज ब्रिज, शेयरिंग ब्रिज और डी शॉर्टी ब्रिज, और एक डी ऑर्सनल ब्रिज भी है, ठीक है ना। वो भी यहाँ दिखानी है, वो भी आपका इंडक्टेंस मेजर करने काम आता है। तो ये आपके टोटल 6-7 ब्रिज हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आपको इस चैप्टर के बाद ये सब पढ़ने के बाद थोड़ा सा आइडिया होगा कि क्या ब्रिज क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं।
तो इसी ब्रिज में हम पहले पढ़ेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। जो आपका पहला है वो है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज इसमें क्या होता है कि ये इसकी डेफिनेशन आप देख लीजिए। द डिवाइस यूजेस फॉर मेजरमेंट ऑफ मिनिमम रेजिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ कंपैरिजन मेथड इज नोन एज व्हीटस्टोन ब्रिज। मींस इसका हिंदी मतलब क्या हुआ कि ये एक ऐसा डिवाइस होता है व्हीटस्टोन ब्रिज जो कि मिनिमम रेजिस्टेंस को कंपैरिजन मेथड से मेजर करता है। ठीक है ना, मींस एक डिवाइस जो कि मिनिमम रेजिस्टेंस को, कम रेजिस्टेंस की वैल्यू को कंपैरिजन मेथड से मेजर करने के काम आता है। द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस इज डिटरमाइंड बाय कंपेयरिंग इट विद द नोन रेजिस्टेंस। मींस ये क्या कह रहा है कि जो अननोन रेजिस्टेंस होता है उसको जो नॉन रेजिस्टेंस हमारे पास फिक्स रेजिस्टेंस है उनके साथ कंपेयर करने पर, उनकी तुलना करने पर उसकी वैल्यू निकालते हैं। ठीक है ना, तो व्हीटस्टोन ब्रिज वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ नल डिफ्लेक्शन। जो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है ये नल डिफ्लेक्शन प्रिंसिपल पर वर्क करता है। ठीक है, that is the ratio of their resistance are equal and no current flows through the galvanometer. The bridge is very reliable and gives an accurate result. मतलब क्या हुआ कि इसमें क्या होता है कि ये एक तरह से रेशियो मीन्स जो इनका आर्म्स होती हैं अपोजिट में, उनका जो रेशियो होता है वो इक्वल होना चाहिए। अगर उसमें जो गैल्वेनोमीटर है उसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, अगर गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो दैट मीन्स द ब्रिज इज बैलेंस्ड। ठीक है ना, तो ब्रिज हमारा क्या होता है, बैलेंस ब्रिज होता है। अब देखते हैं इसका एक बार सर्किट दिखाता हूँ आपको व्हीटस्टोन ब्रिज का। आपको मैं, ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है। ठीक है ना, तो व्हीटस्टोन ब्रिज आप ये तो उसकी डेफिनेशन होगी जो भी बताई मैंने। अब इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या होता है इसकी कि इसमें ये जस्ट अभी आपने जो डीसी ब्रिज जिस तरह से पढ़ा उसी तरह से सेम है। इसमें क्या होता है कि ये कंस्ट्रक्शन है इसकी जो आप देख पा रहे हैं कि इसमें 4 आर्म होती हैं जो कि इस तरह से आपस में एक दूसरे के साथ लगी होती हैं एक पैरेललोग्राम शेप में। और जो आपकी इसमें एक आर्म होती है ए बी, एक होती है बी सी, एक सी डी और एक ए डी। तो इसमें क्या होता है कंस्ट्रक्शन में इसकी कि इसमें हम जो आपका अपोजिट आर्म्स हैं ए एंड सी, जो ये विकर्ण है, जो डायगोनल है, इस डायगोनल में क्या करते हैं, इस डायगोनल के क्रॉस हम इसमें डीसी पावर सप्लाई लगाते हैं, दैट इज ई पावर। ठीक है ना, और जो आपका अपोजिट साइड्स है, इसका जो दूसरा विकर्ण है, दूसरा डायगोनल है बी एंड डी, इसके बीच में लगा होता है एक गैल्वेनोमीटर। ठीक है, और जो रेजिस्टेंस होते हैं ए और बी, इसकी वैल्यू होती है पी, और जो दूसरा रेजिस्टेंस होता है बी एंड सी, इसकी वैल्यू होती है क्यू, और जो आपका सी एंड डी ये होता है एस, इसकी वैल्यू होती है एस, और जो वैल्यू ये एक्चुअली होता है क्या, वेरिएबल होता है, और दूसरा होता है ए एंड डी, ये होता है नॉन, जिसकी वैल्यू हमें पता करनी होती है, अननोन रेजिस्टेंस। तो ये ऐसा क्या हुआ, ये आपका इसका स्ट्रक्चर हो गया वर्किंग। अब इसकी वर्किंग देख लेते हैं एक बार। अब आप लोग इसकी वर्किंग में ऐसे समझ लीजिए कि जैसे ये अगर इस गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो हम इस ब्रिज को बैलेंस ब्रिज बता देंगे। ठीक है ना, अब बैलेंस ब्रिज क्या होता है कि, एक मिनट इसको समझा देता हूँ आपको यहीं पे अच्छे से डायग्राम में। इस डायग्राम को पीछे देख लीजिए एक बार। इसमें अब क्या करेंगे हम, थोड़ा सा समझ लीजिए इसको एक बार कि मैंने कहा इसको बैलेंस ब्रिज है हमारा। बैलेंस कैसे होगा ये ब्रिज कि जब इस गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, अगर इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा तो क्या होगा, सपोज कर लिए कि सपोज करें कि जो ये आपका वोल्टेज सोर्स हमने लगाया है डीसी सोर्स, इससे जो टोटल आपका रेजिस्टेंस है पूरे ब्रिज का, उसके अकॉर्डिंग ये जो करंट आया यहाँ पे वो क्या है, आई करंट है। वो क्या है, आई करंट है। तो ये आई करंट यहाँ आने के बाद क्या होगा कि कुछ करंट अभी यहाँ पे क्या हुआ है, ए नोड पे क्या होगा, आप क्या लगा देंगे, केसीएल। तो आने वाले करंट मीन्स आई, और जाने वाला करंट सपोज इसमें गया I1, इधर गया I2, मीन्स जो ए बी आर में इसमें गया करंट I1, और जो एडी आर में इसमें गया I2, क्योंकि यहाँ क्या लग जाएगा, केसीएल। तो I इक्वल टू I1 प्लस I2। अब क्या होगा, सपोज हमने सपोज किया कि जो बी और सी आर में इसमें करंट आ रहा है I3
हमने सपोज करा कि यहाँ पे भी फिर आप क्या लगाएंगे, केसीएल लगाएंगे। यहाँ पे बी वाले पॉइंट पे कुछ करंट इधर चला जाएगा, कुछ करंट इधर आ जाएगा, तो I1 क्या हो जाएगा हमारा, कुछ करंट इस गैल्वेनोमीटर में पहुंच जाएगा, कुछ करंट यहाँ जाएगा। सिमिलरली क्या होगा कि जो I2 आएगा इस डी वाले पॉइंट पे लगेगा, फिर से केसीएल लगाएंगे आप डी पॉइंट पे, और इसमें क्या होगा, जो I2 आया इसमें I4 जाएगा और इसमें कुछ करंट चला जाएगा, और वापस जो पूरा करंट है वो वापस यहाँ पे आएगा और वापस इस तरह से सर्किट फॉर्म हो जाएगा पूरा पूरा। लेकिन जैसे ही हमारा ब्रिज बैलेंस होगा, ठीक है ना, तो बैलेंस ब्रिज में हम क्या कह रहे हैं कि इस वाली आर्म में इस गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। अगर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि इसमें कोई करंट नहीं आ रहा है। कोई करंट नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ पे करंट आना था वो जीरो हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही आपका I1 यहाँ पे आया तो इस बी पॉइंट पे जो करंट यहाँ आना था जीरो हो गया, तो सारा करंट क्या है, बीसीआर में चला जाएगा। तो क्या कह देंगे हम कह सकते हैं कि I1 इक्वल टू I3, कि जो I1 है वही I3 है। इसी तरह से इसी वाली आर्म में होगा, जब यहाँ डी वाले पॉइंट पे जो करंट डिवाइड होना था तो इस गैल्वेनोमीटर में तो करंट नहीं जाएगा, तो क्या होगा, वो करंट सारा सारा इधर चला जाएगा, तो I2 इक्वल टू I4 हो जाएगा। तो ये चीज है। अब आपको मैं देख लेता हूं इसमें कि इसको कैसे कैसे, अब इसमें क्या करेंगे हम जानते हैं, हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा मैथमेटिक्स खेलेंगे अब, ठीक है, जो आपने केसीएल केवीएल पढ़ा होगा ना। अब क्या होगा कि जैसे ही कोई करंट यहाँ पे आया तो I1 क्या हुआ, I1 यहाँ गया और I1 वापस यहाँ आया। इसी तरह से क्या हुआ, I2 यहाँ आया और I2 यहाँ के इधर आ गया, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो रेजिस्टेंस है दोनों P और Q दोनों सीरीज में हो जाएंगे, एक तरह से दोनों ऐड हो सकते हैं इस तरह से, और जो ये वाले रेजिस्टेंस ये भी ऐड हो सकते हैं, और इसमें करंट I2 जा रहा है, इसमें करंट I1 जा रहा है। तो इसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स चलेगा जो केवीएल केसीएल वाला है कि I1P इक्वल टू I2R, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई करंट नहीं जा रहा है तो क्या हो जाएगा, आगे रेजिस्टेंस I1P मींस कि इस वाले आर्म के अक्रॉस AB के अक्रॉस जो वोल्टेज है I1 इंटू P, भाई क्या है V इक्वल टू क्या होता है IR, तो I क्या है यहाँ पे I1, R क्या है P, तो V इक्वल टू IR मींस इसके जो अक्रॉस वोल्टेज होगा वो इसके अक्रॉस वोल्टेज इक्वल हो जाएगा, तो I1 इंटू P इक्वल टू I2 इंटू R। सिमिलरली I3 इंटू Q इक्वल टू I4 इंटू S, ये हो जाएगा। देखिए I1 इंटू P इक्वल टू I2 इंटू R, ये इक्वेशन 1 हो गई। चूंकि I1 इक्वल टू I3 है, चूंकि I1 इक्वल टू I3 है और मैंने बताया था कि दोनों रेजिस्टेंस आपकी सीरीज में हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा I1 इक्वल टू I3, जो रेजिस्टेंस है आपका ये वाला P प्लस Q, ये रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा P प्लस Q, और ये आपस में पैरेलल में जाएंगे, ये R प्लस S पैरेलल में मींस P प्लस Q इज द पैरेलल विद R प्लस S। तो जो टोटल करंट आएगा यहां से निकल के वो क्या आएगा E अपॉन P प्लस Q, वो क्या हो जाएगा I1 इक्वल टू I3। इसी तरह से जो I2 इक्वल टू I4 होगा वो हो जाएगा E अपॉन R प्लस S। तो यहाँ से I1 I2 की वैल्यू निकल आई, हमने क्या किया, ये I1 की वैल्यू निकाल ली E अपॉन P प्लस Q, और I2 की वैल्यू निकल गई I2 इक्वल टू I4 इक्वल टू E अपॉन R प्लस S। अब ये वैल्यू हमने उठा के इक्वेशन 1 में रख दी। इक्वेशन 1 हमारी क्या थी, I1P इंटू I2R। ये अगर आपको मैथमेटिक्स समझ में नहीं आ रहा तो कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत नहीं, पर थोड़ा सा इसको आप अगर समझ लोगे तो ज्यादा अच्छी बात है। तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन में रख लिया यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा आपका, ये वैल्यू ये क्या रखेंगे I1 की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, तो E अपॉन P प्लस Q, E अपॉन P प्लस Q इंटू P, E यहाँ क्या रखेंगे I1 की वैल्यू क्या रखेंगे हम यहाँ पे I E अपॉन P प्लस Q, ठीक है, यहाँ पे रख देंगे हम E अपॉन P प्लस Q। तो ये वाली जो वैल्यू है E अपॉन P प्लस Q वो यहाँ रख देंगे, तो क्या हो जाएगा ये E इंटू P अपॉन E P प्लस Q। तो सिमिलरली जो I2 की वैल्यू है वो क्या है E अपॉन R प्लस S, तो ये क्या रख देंगे हम यहाँ रख देंगे, तो क्या हो जाएगा E इंटू R अपॉन R प्लस S। तो ये आपका क्या होगा, ये बन जाएगा आपका यहाँ पे। और जब इसको आप सोल्व करोगे पूरा का पूरा तो क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा ये कि P S, जब थोड़ा सा सोल्व करके देख लोगे आप इसको तो निकल के आएगा P इंटू S इक्वल टू R इंटू Q। और यहां से जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखेंगे हम तो क्या आएगा R इक्वल टू P अपॉन Q प्लस S। ये क्या हो गया आपका, अननोन वैल्यू क्या थी हमारी R थी, तो R की वैल्यू हम ऐसे निकाल पाएंगे। मींस अगर हमको देखो, हमको P पता है, S पता है, Q पता है, और R हमें पता करना है, R इज और अननोन वैल्यू,
तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूला का इंप्लीमेंट करके हम इजीली इसका वैल्यू पता कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये जो होता है आपका ई, ये आपका मेन फार्मूला हो गया है, आर इक्वल टू पी अपॉन क्यू इंटू एस। इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ये सारा मैथमेटिक्स अगर नहीं लर्न हो पा रहा है तो आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं कि बाय यूजिंग सम केवीएल एंड केसीएल वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर अननोन रेजिस्टेंस इक्वल टू पी अपॉन क्यू इंटू एस, ठीक है। अब ये था आपका इसको कुछ मैथमेटिक्स, इसकी वर्किंग पूरी की पूरी कैसे वर्क कर रहा है। तो इस तरह से क्या करेंगे हम, बाय द ये क्या हुआ कि हमने पी क्यू एस को कंपेयर किया आपस में एक दूसरे के साथ और आर का वैल्यू निकल आया। दैट इज और व्हीटस्टोन ब्रिज की वर्किंग, ठीक है। अब क्या होता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज में कुछ एरर्स भी आती हैं। द फॉलोइंग आर द एरर्स, इसको आप एक तरह से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपकी बुक में नहीं मिलेगा ये शायद, तो इसको हिंदी में समझा देता हूं मैं। तो इसमें क्या होता है कि द डिफरेंस between the true and the mark value of three resistance can cause the error in the measurement। means जो आपकी नॉन वैल्यूज हैं कि उनकी जो ट्रू वैल्यू है और जो उनकी मार्क वैल्यू है, मैंने आपको पढ़ाया था स्टार्टिंग में फर्स्ट डे कि ट्रू वैल्यू क्या होती है और मेजर्ड वैल्यू क्या होती है। तो ट्रू वैल्यू जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है और जो हम मार्क कर रहे हैं उस वैल्यू में अगर कोई एरर आती है तो हमारा जो रेजिस्टेंस है जो हमें मेजर करना है तो उसकी वैल्यू भी हमारी थोड़ा गलत ही आएगी, थोड़ा मतलब उसमें भी एरर आएगी। तो एक ही एरर आ जाती है। तो गैल्वेनोमीटर, अगर गैल्वेनोमीटर आपका इसमें क्या होता है, अगर कम सेंसिटिव है तो क्या होगा, इससे एक्यूरेसी भी उसकी इफेक्ट करेगी। द रेजिस्टेंस ऑफ ब्रिज चेंजेस बिकॉज ऑफ सेल्फ हीटिंग विद द जनरेट एन एरर। मींस अगर भाई ऑब्वियस सी बात है इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा, जो रेजिस्टेंस हमने लगाए हैं उसमें कुछ हीट भी आएगी, और हीट के साथ आपने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस की वैल्यू घटती या बढ़ती है, ठीक है ना। तो उसके साथ क्या, जब रेजिस्टेंस की वैल्यू घटेगी बढ़ेगी तो एरर भी हमारी बढ़ जाएगी। थर्मल ईएमएफ कॉज द सीरियस ट्रबल इन द मेजरमेंट ऑफ लो वैल्यू रेजिस्टेंस, ठीक है। तो थर्मल ईएमएफ जो जनरेट होता है उसमें वो भी क्या करता है, वैल्यू जनरेट करता है। अगर हमारी कॉल डिस्कनेक्ट हो जा रही है हम उसको वापस से कनेक्ट करेंगे और फिर से जो चैप्टर बचा है इसको पूरा करेंगे। The personal errors occur in the galvanometer by taking the reading by finding the null point, ठीक है। तो ये क्या है, कुछ पर्सनल एरर कर जाती है इसमें अगर हमने रीडिंग में कुछ गड़बड़ कर दी लेते हुए, कि अगर वो मान लिया नल नहीं दिखा रहा, हमने नल उसको ले लिया तो ये थी इसकी एरर्स ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या क्या एरर्स होती हैं ये चीज मैंने आपको बताई अभी अच्छे से। अब कुछ इसकी लिमिटेशंस और उसकी सेंसिटिविटी, इसके बारे में बात करते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज हमने देख लिया अच्छे से, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, ठीक है। तो इसकी कुछ अपनी लिमिटेशंस हैं, वो क्या क्या है। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम ब्रिज को कहते हैं बैलेंस्ड है, अगर उसमें थोड़ा बहुत करंट भी जा रहा होगा तो वो ब्रिज अनबैलेंस हो जाएगा। अगर वो माइक्रो या नैनो या मिलीमीटर मिली एम्पेयर में भी करंट होगा उसमें तो हमारा ब्रिज अनबैलेंस हो जाएगा और वो रीडिंग इनएक्यूरेट देगा, ठीक है। और इसकी दूसरी लिमिट क्या होती है कि ये कुछ ओम्स मींस ओम्स और हायर मेगा ओम्स तक की वैल्यू जो इम्पीडेंस रेजिस्टेंस की होती है उसको मेजर कर पाता है। कम वैल्यू की रेजिस्टेंस इसलिए नहीं मेजर कर पाता क्योंकि क्या होता है कि जैसे उसमें कुछ कॉन्टेक्ट्स भी होते हैं। भाई आप जब आर्म्स को आपस में कनेक्ट करते हैं तो उसमें जो सोल्डरिंग होती है उसमें कुछ लीड होती है तो उनका भी अपना रेजिस्टेंस होता है, तो वो भी उसमें कंसिडर कर लेता है। तो जो छोटी वैल्यू के रेजिस्टेंस होते हैं उनको मेजर नहीं कर पाता, तो इसकी एक लिमिटेशन ये है। और मेगा ओम से ऊपर भी रेजिस्टेंस ये मेजर नहीं कर पाता, ये इसकी लिमिटेशन है व्हीटस्टोन ब्रिज की। नाउ सेंसिटिविटी भी इसकी क्या होता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज की ज्यादा, व्हीटस्टोन ब्रिज इज मोर सेंसिटिव, ज्यादा सेंसिटिव होता है जब ऑल दियर रेजिस्टेंस आर इक्वल, कि जो इसके सभी रेजिस्टेंस होते हैं वो इक्वल हो। इस वजह से क्या होगा कि उसकी जो यूनिटी है वो 1 हो जाएगी। और देयर सेंसिटिविटी डिक्रीजेस व्हेन द रेशियो इज लेस देन यूनिटी, जो इनका रेशियो होता है आर्म्स का, जैसे जैसे ये यूनिटी से कम होता है, 1 से कम होता जाता है, वैसे वैसे इसकी सेंसिटिविटी घटती जाती है। तो ये दैट इज अबाउट द सेंसिटिविटी ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये था आपका पूरा व्हीटस्टोन ब्रिज, जिसमें हमने व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा पूरा कि व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है, कैसी इसकी कंस्ट्रक्शन है, क्या इसकी वर्किंग है, और ये कैसे इसको मतलब इसमें बैलेंस करके हम अननोन वैल्यू को पता कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में आपको ये डायग्राम बहुत अच्छे से याद रखना है। जो मैं बता रहा हूँ ये डायग्राम आपको नहीं, अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्क्रीनशॉट अभी,
ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपको बनाना है। दूसरा, इसमें जो ये होता है फार्मूला, ये भी आपको लिखना ही लिखना है। अगर इन्हें दो चीज नहीं लिखी तो आपका फिर ये कोई फायदा नहीं इसका, ठीक है ना। बाकी इसकी एरर्स, लिमिटेशन, सेंसिटिविटी, ये आप जितना समझ पा रहे हो उतना लिख सकते हो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसी, अगर आपने डायग्राम इसको अच्छे से देख लिया तो आप इसको क्या करोगे, इसकी जो कंस्ट्रक्शन और वर्किंग जो मैंने समझाई है, समझ में आ गई होगी, उसको आप उसी तरह से समझा सकते हो वहां पे। तो दैट्स ऑल अबाउट द व्हीटस्टोन ब्रिज। इट इज वन काइंड ऑफ डीसी ब्रिज, जिसके बारे में डिटेल में हमने जान लिया है कि ये होता क्या है, कैसे वर्क करता है, कैसी कंस्ट्रक्शन है। और इस सिलेबस का पहला टॉपिक था जो हमने कवर कर लिया है, ठीक है। नाउ इसको थोड़ा सा एडवांस है केल्विन ब्रिज, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए, अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा, उसमें इसको रिटर्न में डिस्कस कर लेंगे। तो इसको हम यहीं पे बंद कर रहे हैं अब।